विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून वापसी के बाद मोदी सरकार अब किसानों के एमएसपी समेत तमाम मुद्दों की मांग पर नरम पड़ती दिखाई दे रही है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं। दरअसल सरकार किसान संगठनों के साथ एमएसपी को लेकर चर्चा करना चाहती है। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर को बैठक में नामों को तय करेगा। वहीं सूत्रों की माने तो कल सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक में किसान आंदोलन खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। वहीं से लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है। क्या कुछ कहना है उनका, ये हम आपको सुनाते हैं। आंदोलन में पल पल नई अपडेट मिल रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि सिंघू बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई और ये कहा गया कि सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली है और 5 नाम मांगे हैं बातचीत के लिए सरकार से। वो 5 नाम कौन से होंगे टिकैत साहब, जो 5 नाम मांगे? हमें अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं इसकी। जब आ जाएगी कोई चीज़ होगी तो संयुक्त मोर्चा इसको जारी करेगा। अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। टिकैत साहब, साथ साथ ये भी कहा गया कि 4 तारीख को जो एसकेएम की एक बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें आंदोलन वापसी लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। वापसी लेने का क्यों जिक्र कर रहे थे हम? वापसी लेने का हो सकेगा उसमें ये करो कि जब तक ये एमएसपी पे कानून नहीं बने और ये मुकदमे वापसी नहीं हो, उसकी रणनीति, आगे की रणनीति बनेगी। वापसी लेने की कहाँ जिक्र कर रहे हैं? कौन वापसी लग रहा लेन? क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि सरकार ने आपकी सारी बातें मान ली है, जैसा ऐसे बताया गया है? जैसा 50,000 मुकदमों का पर्चा कौन लेके जाएगा गले में? उसका नाम बताओ। ये भी कहा गया है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं सभी को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि मुकदमे वापस कर लिए जाएं किसानों के। अरे वो बैठ के बातचीत होगी, आवाम में नाम बात कर दे। बातचीत के लिए 5 नाम मांगे हैं। हाँ तो बुझ जाएंगे ना किस किस के नाम है। 5 नाम क्या मांगेंगे? 5 से कहाँ काम चले? नाम तो ज़्यादा जाएंगे। मीटिंग होगी, उस पे पूरी बातचीत होगी, तय होगा उस पर क्या क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ आवेंगी। क्या सब कहीं ना कहीं अगर कल का दिन माना जाए तो अहम माना जा रहा है? हाँ, ये हफ्ता अहम है। ये हफ्ता अहम रहेगा 4 तारीख तक। 4 तारीख तक। तो इस हफ्ते में और अब क्या बचा? प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया राज्य सरकारों को और ये सरकार ने सब लिस्ट बना रखी, तो राज्य सरकार दे और उस पर काम शुरू करें। बताओ उस पर एमएसपी की कमेटी बनाने के लिए भी गारंटी, कानून, एमएसपी नहीं कानून। वो 5 नाम, उन 5 नाम में राकेश टिकैत का नाम जरूर अभी होगा। हमें नहीं पता कि 5 नाम कहीं के मांगे, किस नाम मांगे। ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास में अभी कुछ नहीं है। देखिए, राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो सिंधु बॉर्डर से बताई गई है। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वहीं बांदा के बाद अखिलेश यादव का विजय रथ महोबा और ललितपुर होते हुए झांसी पहुंचेगा, जिसके बाद लखनऊ कूच करेगा। अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड के तहत 1 दिसंबर को बांदा और महोबा में रहेंगे, तो वहीं 2 दिसंबर को ललितपुर से सीधे झांसी पहुंचेंगे। ऐसे में झांसी में भी सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और सपा नेता विधानसभा चुनावों में सपा की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, झांसी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है और जिस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में तैयारी है, बांदा में, महोबा में, ललितपुर में, झांसी में, तो जो गाजीपुर से लखनऊ का कार्यक्रम था रातों दिन का, हमें उम्मीद है उस कार्यक्रम का भी रिकॉर्ड बुंदेलखंड की सम्मानित जनता तोड़ेगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि झांसी के साथ साथ ललितपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को लेकर कितना जोश है, जहां 2 दिसंबर को अखिलेश यादव विजय रथ लेकर पहुंचेंगे। हम आपको इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ललितपुर की है, वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की है, जहां 2 दिसंबर को अखिलेश यादव पहुंचेंगे।
विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा बुधवार को बांदा पहुंचेगी, जहां से बुंदेलखंड के दौरे की शुरुआत होगी। ऐसे में बांदा में सपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी तेज कर दी। पूरा शहर बैनर पोस्टर से पट गया है। विजय यात्रा के बाद अखिलेश यादव जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय यात्रा को ध्यान में रखते हुए सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। महोबा भी जाएंगे, ललितपुर भी जाएंगे, झांसी भी जाएंगे और गांव-गांव जाएंगे, रथ के द्वारा जाएंगे, पूरे बुंदेलखंड को मथेंगे और जनता से सीधा संपर्क करेंगे। आपने देखा होगा कि कानपुर हमीरपुर में ऐतिहासिक हुआ, गोरखपुर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और रात भर चला, अगले दिन सुबह 4:30 बजे तक चला गाजीपुर से दिल्ली तक का। और मुझे यकीन है ये 5वां चरण हमारे अपने रिकॉर्ड को टॉप कर जाएगी। चुनावों के मद्देनजर लगातार सभी नेताओं का दौरा चल रहा है और इसी सिलसिले में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कुशीनगर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सपा के रामप्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। सपा से गठबंधन के बाद से सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खड्डा विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त रैली की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा से गठबंधन के बाद भाजपा पर लगातार हमलावर सावित्रीबाई फूले ने हमारा एजेंडा किसी भी कीमत पर भाजपा को हराना है, ये कहा। वहीं सपा से सीटों के सवाल पर सावित्रीबाई फूले ने कहा कि सीटों को लेकर फाइनल बात हो चुकी है। ये तो हम लोग बैठ करके निर्णय करेंगे। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकने के लिए हमारा कोई ईगो नहीं है, हम कोई अपना ईगो नहीं बनाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से सम्मान के साथ हम लोग काम करेंगे और 2022 में दोनों मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी और मैं मिल करके और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगी भी और अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाऊंगी भी। बिजनौर के दौरे पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने गठबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो जनता से ही गठबंधन कर लिया है। नहीं करना है, हमें जनता के साथ गठबंधन करना है, किसान के साथ करना है, गरीब के साथ करना है। मैंने कहा ना कि हम जनता से गठबंधन करेंगे, किसान से करेंगे, गांव से करेंगे, गरीब से करेंगे, मजदूर से करेंगे, आम आदमी से करेंगे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से करेंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम उन समस्याओं से करेंगे और उसी के दम पर उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे और इस दौरान विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 20 से 25 दलों का भाजपा के साथ गठबंधन हो चुका है और बलिया में भाजपा जल्द ही अपनी ताकत दिखाने जा रही है। कई हो गए हैं, लगभग 20-25 हो गए हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ बलिया में रैली करने राजभर का। हमारे नेताओं ने 300 प्लस का लक्ष्य दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश अध्यक्ष बूथ के अध्यक्ष हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, जनता का आशीर्वाद लेते हुए ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। मिशन यूपी 2022 को फतह करने के लिए भाजपा जी जान से जुटी हुई है। पार्टी अब प्रदेश के 6 अहम क्षेत्रों में यात्राएं निकालेगी, जिसका नेतृत्व पार्टी के बड़े नेता करेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। ये यात्राएं अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज, पश्चिम और बुंदेलखंड क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस मकसद से सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताना है और जन तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि भाजपा की चुनाव संचालन समिति ने फैसला लिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसे लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस स्तर तक पे गठित कार्यकर्ताओं की एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं और जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के जो विकासवाद की अवधारणा केंद्र और प्रदेश के एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे चली है, वो जनता तक उसकी पहुंच बने। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ चुनाव की दृष्टि से जो प्रभारी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबने मिलकर तय किया है कि ये जो हमारे 6 जो क्षेत्र बांटे हैं संगठन के दृष्टि से, उन 6 क्षेत्रों में हमारी यात्राएं निकलेंगी और इतना तय है कि हम 6 यात्राओं के माध्यम से अपनी जो बात जनता तक और करीबी से पहुंचाने के लिए हम जाएंगे। भाजपा की बैठक के जरिए सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।
सीएम योगी ने कहा कि गरीबों तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल है, जबकि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया राज हुआ करता था और यूपी विकास से वंचित था, जबकि अब प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाए थे और वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे के साथ 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम 2 सिटी में चल रहा था। आज 4 सिटी में मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। कानपुर में भी अगले महीने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम समुदायों को लेकर अहम संदेश देने की कोशिश की। एक तरफ उन्होंने ओबीसी कार्ड खेलते हुए इनकी अलग से जातिगत जनगणना की बात कही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि यूपी की भाजपा सरकार इनका उत्पीड़न कर रही है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती ने एक तीर से कैसे 2 निशाने लगाए हैं। यानी एक तरफ ओबीसी समाज को लुभाने की कोशिश की, तो दूसरी ही तरफ मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है। ये बात भी सर्वविदित है। ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नजरअंदाज किया जा रहा है। यूपी में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न वाले मायावती के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बहन जी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिए बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान होने से पहले नेताओं में पाला बदलने की होड़ मच गई। तमाम दलों में एक दूसरे की पार्टियों में आना जाना लगा हुआ है। इस बीच भाजपा ने सपा, बसपा, सुभासपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। लखनऊ में इन पार्टियों के तमाम नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिनमें सहारनपुर से बसपा के 3 बार के विधायक रहे जगपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। बलिया में बसपा नेता रहे छट्टूराम ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अजय कुमार भी भाजपा में शामिल हो गए, जबकि बस्ती में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप, देवरिया में सपा नेता अमरेश कुमार सिंह, कांग्रेस के नेता रहे शैलेंद्र सिंह पप्पू भी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं भदोही के सुभासपा नेता राहुल देव बारी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जबकि बदायूं में बसपा नेता जोगेंद्र सिंह राठौर भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निगहत खान और महाराजगंज की समाजसेवी नवनीता पटेल भाजपा में शामिल हुई। वहीं पूर्व अधिकारी आरबी निषाद भी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा परिवार में वो ही आएगा जिसका आपराधिक इतिहास ना हो, साथ ही वो पार्टी के लिए पोषक हो, शोषक ना हो। वहीं ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह ने कहा कि कमेटी ने 100 लोगों की सूची तैयार की थी, जिसमें सिर्फ 35 की ज्वाइनिंग हुई है, जबकि लिस्ट में अभी 65 नाम बाकी है। निश्चित तौर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं, सामान्यतः उनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो, ये ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके नामों पर विचार कर रही है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि
कि वो लोग पार्टी के लिए पोषक हों, शोषक ना बने, इस दृष्टि से भी ध्यान में रखकर ज्वाइनिंग की जा रही है। और अभी तो सूची बहुत लंबी है, प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। वो लोग सपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनका जो है सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। जो गठबंधन नेचुरल नहीं होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। जैसे मायावती जी और अखिलेश जी गठबंधन किए थे, ये दोनों पूर्व और पश्चिम थे, कोई उत्तर और दक्षिण थे, कभी इन लोगों की समानता एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन दोनों मिल करके जो गठबंधन किए तो उनके वोटर, उनके समर्थक वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किए, उन पर विश्वास नहीं किए। सहारनपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस बाइक रैली को निमंत्रण बाइक रैली का नाम दिया गया है, क्योंकि 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, जिसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। इसी को लेकर निमंत्रण बाइक रैली निकाली गई। ठंड को देखते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। डीएम जियामऊ और चकबस्त के रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यहां ठहरे लोगों से व्यवस्था के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने गंदगी मिलने पर संचालकों को चेतावनी देते हुए साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। अभिषेक प्रकाश ने कहा कि किसी भी रैन बसेरे में कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने संचालकों को निर्देश दिया कि अगर अभी भी लोग सड़कों पर सो रहे हैं तो उनको रैन बसेरों में लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस मौके पर डीएम ने सभी रैन बसेरों के संबंधित क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना सोए और अगर कोई सड़क पर सोता मिले तो उसे रात में ही रैन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अभिषेक प्रकाश ने रैन बसेरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का भी निर्देश दिया। केयरटेकर के मुताबिक इस समय इस रैन बसेरे में 89 लोग ठहरे हुए हैं। इस निरीक्षण के मौके पर डीएम के साथ अपर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे।